जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे एलओसी पर फिर मिला पीआईए लिखा प्लेन वाला गुब्बारा, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। दोस्तों बताएंगे पाकिस्तान की सबसे बड़ी साजिश, उसकी कायराना हरकत दोस्तों, जिसके बाद आपको बताएंगे थाईलैंड में एक साथ नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस, वो भी एक साथ बैठे नजर आए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ क्या अभी इनके बीच में होगी मुलाकात, क्या द्विपक्षीय बैठक होगी, सबसे पहले आपको बताएंगे। तो वहीं दोस्तों एक तरफ बिम्स्टेक में पीएम नरेंद्र मोदी जी से मिले, तो दूसरी ओर एक नया खुलासा हुआ है दोस्तों। जब वो मोहम्मद यूनुस चाइना गए थे तो एक और नए प्लानिंग की खबर आई है निकलकर, जो आपको चौंका देगी दोस्तों। बताएंगे नई कौन सी हरकत की है मोहम्मद यूनुस ने, साथ ही साथ आपको बताएंगे रात 2:32 पर राज्यसभा में भी पास हो गया वक्फ संशोधन बिल। जी हाँ, समर्थन करने वालों में दौड़ी खुशी की लहर। बताएंगे पूरी खबर आपको विस्तार से, और सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों। जो लोग कमेंट में कहते थे कि सोने चांदी की कीमतों में कब भारी गिरावट आएगी, दोस्तों अचानक से डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद अचानक से सोने और चांदी के रेट हजारों हजार में गिर गए हैं दोस्तों। बताएंगे सोने चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर है, सारी जानकारियां विस्तार से बताएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां एलओसी पर फिर मिला पाकिस्तान लिखा हुआ गुब्बारा, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। दोस्तों जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में गुरुवार दोपहर एक अनोखी घटना सामने आई। स्थानीय ग्रामीणों ने एक हवाई जहाज के आकार का गुब्बारा देखा जिस पर पाकिस्तान से जुड़े निशान थे। वहीं उस प्लेन पर पीआईए लिखा हुआ था। बोले तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। ये घटना जिले के किरनी गांव में हुई। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक ग्रामीणों ने जब इस संदिग्ध गुब्बारे को देखा तो तुरंत इसकी सूचना प्रशासन को दी। सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया। दोस्तों शुरुआती जांच में गुब्बारे पर कुछ चिन्ह और प्रतीक मिले हैं जो पाकिस्तान की ओर इशारा कर रहे हैं। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की जांच कर रही हैं कि यह गुब्बारा भेजा गया भारत तो फिर किस लिए भेजा गया था और इसका सोर्स क्या हो सकता है, कैसे यह यहाँ पर आया, क्या ये कोई निगरानी करने का डिवाइस था या फिर महज एक खिलौना। अगर यह खिलौना ही था तो ये इतना बड़ा क्यों था, इसको लेकर विभिन्न संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। हाल के सालों में बॉर्डर वाले इलाकों में इस तरह की कई घटनाएं कई बार हो चुकी हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही सतर्क है। लेकिन दोस्तों सब में बड़ी बात, यह गुब्बारा भारत ही क्यों आता है? क्या कोई नया संदेश दे रहा है पाकिस्तान, कोई नई टेस्टिंग कर रहा है भारत को लेकर? क्या वो अंदाजे तीर मारने की कोशिश कर रहा है ताकि वो ये जान सके कि उनके इस गुब्बारों को भारत में पकड़ा जाता है या नहीं पकड़ा जाता है? और अगर नहीं पकड़ा जाता है तो कहीं वो ये जानने की कोशिश कर रहा हो कि इस इलाके से अगर हम घुसपैठ करवाएंगे तो शायद भारत हमको ना पकड़ पाए। यानी दोस्तों कुछ भी संभावनाएं हो सकती हैं पाकिस्तान की ओर से, लेकिन जो ये हिमाकत की जाती है, बार बार कायराना हरकत की जाती है, बार बार वाकई में इसका जवाब तो भारत को देना ही पड़ेगा। क्योंकि पहले भी कई बार गुब्बारों के साथ साथ ड्रोन को भी भारत में घुसाया गया है, सीमा पार से भारत में आती रही हैं। कई मामलों में ये केवल बच्चों के गुब्बारे निकले हैं, लेकिन कुछ बार इनमें संचार उपकरण या फिर खुफिया तंत्र से जुड़े संदिग्ध डिवाइस भी मिले हैं दोस्तों। इसी बीच राजनाथ सिंह जी ने भारतीय सेनाओं को बड़ा संदेश दे दिया है और उनको सतर्क रहने की हिदायत देते हुए कह दिया है कि दुश्मन के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए हमें हर मोर्चे पर तैयार रहना होगा। कश्मीर में बढ़ती स्थिरता का जिक्र करते हुए उन्होंने भारतीय सेना के अभियान की तारीफ की, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है। जी हाँ, साथ ही साथ उन्होंने भारतीय सेना पर देश को गर्व है जैसा बयान दिया। कहा कि देश की 1 अरब से ज्यादा जनता को भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि सेना केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं बल्कि आपदा प्रबंधन, मानवीय सहायता, चिकित्सा सेवाओं और आंतरिक स्थिरता बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि वाकई में हर एक भारतीय को अपने देश और भारतीय सेना पर गर्व है तो कमेंट में वी आर प्राउड ऑफ अवर इंडियन आर्मी जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर डिनर टेबल पर एक साथ नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश को बैठक की है आज हो सकती है मुलाकात। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुक्रवार यानी आज बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात कर सकते हैं। अगर ऐसा ही होता है तो ये बैठक प्रधानमंत्री शेख हसीना के अगस्त पिछले वर्ष सत्ता से बाहर होने के बाद उनकी पहली मुलाकात होगी। यह मुलाकात 6वें बिम्स्टेक सम्मेलन के दौरान होगी, जो 2018 के बाद पहली बार इस क्षेत्रीय समूह के नेताओं की आमने सामने की चर्चा होगी। दोस्तों इससे पहले आज रात थाईलैंड के प्रधानमंत्री द्वारा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित आधिकारिक रात्रि भोज यानी डिनर
में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को एक साथ बैठक में बैठते हुए देखा गया। इससे दोनों नेताओं के बीच संभावित बैठक को लेकर अटकलें और ज्यादा तेज हो गई हैं। मोदी जी नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भी मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे समय में जब नेपाल में समाज के एक वर्ग द्वारा राजशाही की बहाली की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हों। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी जी म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन आंग हलाइंग से भी मिलेंगे, जो दुर्लभ अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर है, जबकि देश हाल ही में आए विनाशकारी भूकंपों से जूझ रहा है। भारत ने म्यांमार को राहत सामग्री भेजी और ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत घायल लोगों के इलाज के लिए फील्ड अस्पताल स्थापित करके सहायता भी प्रदान कर रहा है, जो हम खबर आपको आगे बताने वाले हैं। इसी कड़ी में मुद्दे पर आते हैं। मोदी और यूनुस की मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश में हसीना सरकार के सत्ता से बाहर होने और वहां अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों के बाद भारत बांग्लादेश संबंधों में गिरावट आई है। इसके अलावा कुछ हलकों में यह सवाल भी उठाया गया है कि बांग्लादेश के प्रशासन पर यूनुस का कितना कंट्रोल है। ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में यूनुस ने चीन का दौरा किया था और वहां दिए गए उनके कुछ बयान पूर्वोत्तर क्षेत्र को लेकर भारत के लिए असहज करने वाले रहे हैं। लेकिन एक नई चीज का भी खुलासा हुआ है दोस्तों, जो हम आपको अभी बताने वाले हैं, और वो बात है यूनुस ने चाइना को बांग्लादेश में एयर बेस बनाने का प्रस्ताव दिया है। दोस्तों, बहुत बड़ी चिंता पैदा कर दिया इस खबर ने भारतीयों के लिए, भारत के लिए, मोदी सरकार के लिए। दोस्तों, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की हाल में ही चीन का दौरा हुआ, जो आप सभी जानते हैं, जो हमारी खबरों से जुड़े रहते हैं। यूनुस ने चाइना दौरे पर कई ऐसे बयान दिए हैं जो चर्चा में है और भारत की चिंता को बढ़ाने वाले हैं। मोहम्मद यूनुस ने पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा पर कड़ा बयान दिया और चाइना को बांग्लादेश में एयरबेस स्थापित करने का न्योता भी दे दिया है। दोस्तों, ये सीधे तौर पर भारत की रणनीति स्थिति को चुनौती देगा। यूनुस ने चाइना से तीस्ता नदी के जल प्रबंधन में दीर्घकालिक सहायता मांगी है। इस बीच पाकिस्तानी विदेश मंत्री और विदेश सचिव भी बांग्लादेश का दौरा करने वाले हैं। बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान के बीच संबंधों को लेकर भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद यूनुस के अनुरोध के बाद चाइना ने बांग्लादेश के लालमोनिरहाट जिले में एक एयरबेस बनाने की हामी भरी है। सूत्र के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो एयरबेस बनाने की प्रक्रिया इसी साल अक्टूबर तक शुरू हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, यह गौर करने वाली बात है। एक पाकिस्तानी कंपनी एयरबेस परियोजना के लिए ठेकेदार के रूप में काम करेगी। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हो सकी है। अटकलें लगकर यह खबर सामने आई है, जो हम आपको बता रहे हैं। अगर चाइना और पाकिस्तान मिलकर लालमोनिरहाट में एयरबेस बनाते हैं तो यह निश्चित ही भारत के लिए रणनीतिक तौर पर बहुत बड़ा झटका होगा। दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब दो दुश्मन देश भारत के लिए चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश में एक साथ मिलेंगे तो यह कितना बड़ा गेम, कितना बड़ा प्लान रच सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी मोहम्मद यूनुस के द्वारा बांग्लादेश को भारत से दूर लेकर जा चुके हैं और जब ये एक साथ मिलेंगे बांग्लादेश में तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं भारत के लिए। इस मुद्दे पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों, लेकिन खबर पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत इनको इसी प्रकार से करारा जवाब देगा तो सामने लाइक का बटन है। जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो जरूर लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट में जवाब तो मिलेगा जरूर लिखिएगा आप सभी लोग। वहीं दोस्तों, मोहम्मद यूनुस को मुंहतोड़ जवाब दे दिया अपने जयशंकर जी ने। पाकिस्तान के इस यार की कर दी बोलती बंद। दोस्तों, दरअसल भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के विवादास्पद उस बयान पर कि हम ही हैं समुंदर के सिकंदर वाले बयान पर जयशंकर जी ने करारा जवाब दिया। उन्होंने गुरुवार को कहा कि भारत की बंगाल की खाड़ी से लगी हुई लगभग 6500 किलोमीटर की सबसे लंबी तट रेखा है थाईलैंड में छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में बोलते हुए जयशंकर जी ने क्षेत्रीय संपर्क में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, भारत न केवल 5 बिम्स्टेक सदस्यों के साथ सीमा साझा करता है बल्कि उनमें से अधिकांश को जोड़ता है, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप और आसियान के बीच बहुत अधिक इंटरफेस भी प्रदान करता है। हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष रूप से बिम्स्टेक के लिए एक कनेक्टिविटी हब के रूप में उभर रहा है, जिसमें सड़कों, रेलवे, जल मार्गों, ग्रिड और पाइप लाइनों का असंख्य नेटवर्क है। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें कि आपको पता है दोस्तों, थाईलैंड में दुनिया की सबसे यंग यानी सबसे जवान पीएम से मिले मोदी जी। जी हाँ, थाईलैंड की प्रधानमंत्री पाइनतोंगरतान शिनवात्रा के साथ पीएम मोदी जी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। वो दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री है, सबसे यंग प्रधानमंत्री है। इस दौरान दोनों देशों के अधिकारियों ने व्यापारिक संबंधों पर चर्चा की। जी हाँ दोस्तों, भारत और थाईलैंड संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की है। बाद में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हमारा सबसे बड़ा सवाल आपसे यही है, इतनी जानकारी देने के बाद भी दोस्तों आपको बताना है कि बिम्स्टेक जो है वो भारत के लिए जरूरी क्यों है, जिसके शिखर सम्मेलन में शामिल होने बैंकॉक पहुंचे हैं पीएम मोदी जी। इसका
जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों आप लोग। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर थाईलैंड के बाद आज श्रीलंका पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। मोदी जी शुक्रवार को श्रीलंका की 3 दिवसीय यात्रा शुरू करने वाले हैं, जिसमें समग्र द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के साथ साथ ऊर्जा, व्यापार और संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। शनिवार को मोदी और राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के बीच वार्ताएं होंगी। श्रीलंका पर सैन्य प्रभाव में वृद्धि के चीन के अथक प्रयासों की पृष्ठभूमि में दोनों पक्ष एक प्रमुख रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। 3 महीने पहले श्रीलंकाई राष्ट्रपति की नई दिल्ली यात्रा के दौरान संयुक्त दृष्टिकोण को अपनाया गया था। मोदी दिसानायके वार्ता के बाद दोनों पक्षों के बीच श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन समेत कई अन्य द्विपक्षीय समझौते होने की भी संभावना है। यदि रक्षा सहयोग से संबंधित MOU पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो यह भारत श्रीलंका रक्षा संबंधों में एक बहुत बड़ी प्रगति का संकेत होगा। इस समझौते के बाद लगभग 35 वर्ष पहले भारत द्वारा श्रीलंका से भारतीय शांति सेना को वापस बुलाए जाने से संबंधित कटु अध्याय पीछे छूट जाएगा। प्रस्तावित रक्षा समझौते का विस्तृत ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति की पृष्ठभूमि में इससे द्विपक्षीय रक्षा संबंधों में बढ़ोतरी होगी। आपको पता होगा दोस्तों, चीनी जासूसी जहाजों ने ये सारा माहौल बिगाड़ा है। अगस्त 2022 में हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीनी मिसाइल और सैटेलाइट ट्रैकिंग जहाज युआन वांग के लंगर डालने की घटना ने भारत और श्रीलंका के बीच कूटनीतिक विवाद को जन्म दे दिया था। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर आखिर फाइनली राज्यसभा में भी रात 2:32 पर पास हो गया वक्फ संशोधन बिल। दोस्तों, समर्थन करने वालों में फैली दौड़ी खुशी की लहर। बता दे सबसे बड़ी खबर, जैसा कि कल आपने कमेंट में कहा था कि राज्यसभा में भी बिल पास होगा, वाकई में दोस्तों बिल पास हो चुका है। बता दें, वक्फ संशोधन विधेयक पर 12 घंटे से अधिक लंबी बहस के बाद बुधवार देर रात लोकसभा में इसे पारित कर दिया गया। इसके बाद इस विधेयक को गुरुवार को राज्यसभा में भी चर्चा के लिए रखा गया। यहाँ से भी ये बिल पास हो गया। बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े, जबकि विरोध में 95 वोट पड़े। इस दौरान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि JPC के कई सुझावों को स्वीकार किया गया, बस राष्ट्रपति की सहमति के बाद ये कानून बन जाएगा। दोस्तों, अब ये बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा, उनकी स्वीकृति मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा। बिल पर चर्चा के दौरान बीजू जनता दल बोले तो BJD ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी नहीं किया था। पार्टी ने कहा था कि सांसद अपनी अंतरात्मा की सुने और वक्फ बिल पर फैसला ले। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने चर्चा के दौरान कहा कि वक्फ ने एक बार ताजमहल पर भी दावा कर दिया था, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई थी। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मेरे पास वक्फ की 1 इंच जमीन नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार का इरादा ठीक नहीं है, वक्फ लैंड को किसको देंगे ये सामने नहीं आया है, व्यापारियों को देंगे मुझे पता नहीं, अंबानी अडानी जैसे लोगों को खिलाएंगे। मैं गृह मंत्री से अपील करूंगा कि आप इसे वापस ले लें, इसे प्रेस्टीज इश्यू ना बनाए, मुसलमानों के लिए ये अच्छा नहीं है, संविधान के खिलाफ है ये। तो वहीं उन्होंने अनुराग ठाकुर के उस आरोप पर जवाब दिया जिसमें अनुराग ठाकुर ने कहा था कि इनके परिवार के पास वक्फ की जमीन है। ऐसे में खड़गे ने कहा, मेरे परिवार के पास वक्फ की जमीन है, मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास 1 इंच भी वक्फ की जमीन नहीं है। अनुराग ठाकुर या तो इस आरोप को साबित करे या फिर इस्तीफा दे दें। लेकिन फाइनली दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल पर संसद की मुहर लग चुकी है, राज्यसभा में बिल पास हो चुका है, बस अब राष्ट्रपति के मंजूरी का इंतजार है। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या यहाँ से भी मंजूरी मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा। अपने कल के वीडियो में भारी कमेंट किया है, वाकई में आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है दोस्तों। फिर इस बार कमेंट करके बताइएगा कि क्या राष्ट्रपति के पास ये बिल भी मंजूर हो जाएगा या नहीं। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर गिरफ्तारी वारंट के बावजूद बुडापेस्ट पहुंचे इजरायली पीएम नेतन्याहू। तो हंगरी ने कर दिया ICC के खिलाफ बड़ा ऐलान। दोस्तों, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बृहस्पतिवार तड़के हंगरी की राजधानी पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। हालांकि विश्व की शीर्ष युद्ध अपराध अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। नवंबर में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी ICC ने नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी किया था, जिसके बाद से ये इजरायली प्रधानमंत्री की दूसरी विदेश यात्रा है। जैसे ही नेतन्याहू बुडापेस्ट पहुंचे, हंगरी ने कहा कि वो ICC से अलग होने की प्रक्रिया शुरू करेगा। प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के चीफ ऑफ स्टाफ गेरगेली गुलेयास ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि हंगरी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होगा। उन्होंने कहा कि सरकार संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे के मुताबिक बृहस्पतिवार को ICC से अलग होने की प्रक्रिया शुरू करेगी। नेतन्याहू का राजधानी बुडापेस्ट के कैसल डिस्ट्रिक्ट में पूरे सैन्य सम्मान के साथ स्वागत किया गया, जहां वो ओरबान के साथ खड़े थे। दोनों नेताओं के बीच बृहस्पतिवार को बातचीत होनी है। नेतन्याहू रविवार को यहां से रवाना होंगे। जी हां, साथ ही साथ आपको बता दें, म्यांमार में भूकंप से जुड़ी खबर, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि आगे आपको इसकी जानकारी डिटेल में बताएंगे। दरअसल मुसीबत में सहारा बनी है भारतीय टीम, लोग कर रहे हैं जमकर उनका धन्यवाद। दोस्तों, म्यांमार में गत शुक्रवार को 7.7 तीव्रता का भूकंप आने और उसके बाद मदद को
को पहुंची भारतीय टीम विपरीत परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्य को अंजाम तो दे ही रही है, साथ ही साथ स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करके उनका दिल भी जीत रही है। इसी का उदाहरण मांडले में मलबे से एक शव को निकालते समय देखने को मिला। मलबे में फंसे शव को देखकर प्रतीत होता था कि महिला और उसका बच्चा उस समय भूकंप की चपेट में आ गए जब वे नमाज पढ़ रहे थे। राष्ट्रीय आपदा मोचल बल यानी एनडीआरएफ के कर्मियों ने पूर्व शाही राजधानी मांडले में स्ट्रीट 86A के पास इस आपदा स्थल पर स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए शव निकालने से कदम पीछे खींच लिए थे, लेकिन एनडीआरएफ के सदस्य भगवान बनकर उनके सामने आए। दोस्तों, उन्होंने जमकर इनकी मदद की और म्यांमार के लोगों ने भारत के इन टीमों की, भारत की सेनाओं की जमकर सराहना भी की। इसीलिए हमने आपसे कहा था दोस्तों शुरू में कि वी आर प्राउड ऑफ आवर इंडियन आर्मी, जरूर लिखेगा। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर लंदन से मुंबई आ रही फ्लाइट की तुर्की में इमरजेंसी लैंडिंग, 30 घंटे से फंसे हैं यात्री। दोस्तों, लंदन से मुंबई जाने वाली वर्जिन अटलांटिक की एक फ्लाइट को एक जरूरी मेडिकल केस और तकनीकी निरीक्षण की आवश्यकता की वजह से तुर्की के दियारबाकिर में डाइवर्ट कर दिया गया। यात्री 30 घंटे से ज्यादा समय तक फंसे रहे। इस बात की जानकारी एयरलाइन ने गुरुवार यानी 3 अप्रैल को बयान जारी करके दी। वर्जिन अटलांटिक ने कहा ये यात्रियों को मुंबई ले जाने के लिए वैकल्पिक विमान की व्यवस्था करने सहित सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि 2 अप्रैल को लंदन के हीथ्रो से मुंबई जाने वाली VS 358 उड़ान को तात्कालिक चिकित्सीय स्थिति के कारण तुर्की के दियारबाकिर हवाई अड्डे पर मोड़े जाने के बाद रद्द कर दिया गया, क्योंकि हवाई अड्डे पर उतरने के बाद विमान में तकनीकी समस्या आ गई। जी हां, साथ ही साथ बता दें, पाकिस्तान सरकार ने नहीं बढ़ाई अफगान शरणार्थियों को वापस भेजने की डेडलाइन। दूसरा फेज हुआ शुरू, तालिबान से बढ़ेगा तनाव। दोस्तों, पाकिस्तान ईद की छुट्टियों के बाद अफगान शरणार्थियों के निर्वासन में तेजी लाने की तैयारी कर रहा है। अफगान नागरिक कार्ड धारकों सहित शरणार्थियों के लिए स्वेच्छा से अपने देश लौटने की समय सीमा 31 मार्च को समाप्त हो गई है। हालांकि ईद की छुट्टियों के कारण शरणार्थियों को भेजने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू न हो सकी और इसे 2 दिन बढ़ा दिया गया। ईद की छुट्टियों के लिए दी गई 2 दिन की छूट से भ्रम की स्थिति पैदा हुई और कहा गया है कि प्रत्यावर्तन की समय सीमा बढ़ा दी गई है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने दावों का खंडन करते हुए कहा कि कोई विस्तार नहीं किया गया है। ऐसे में गुरुवार से इस प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें, बलूचिस्तान और केपी में हर रोज मर रहे हैं 35 पाकिस्तानी आर्मी। ISI चीफ ने अमेरिका में कबूला सच, सीक्रेट मीटिंग में बड़ा खुलासा। दोस्तों, अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी यूट्यूबर मोईद पीरजादा ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। पीरजादा ने दावा किया है कि अमेरिका में ISI चीफ असीम मलिक ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात की है। ये बातचीत पाकिस्तान के राजनीतिक हालात और बलूचिस्तान में बिगड़ते हालात पर केंद्रित थी। इस दौरान ISI प्रमुख ने माना कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हालात हर दिन खराब होते जा रहे हैं। पीरजादा ने यह भी दावा किया है कि ISI चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हर रोज 35 सैनिकों के मरने की बात कही है। आपको बता दें, वॉशिंगटन में रहने वाले पीरजादा ने हाल ही में ट्विटर पर बताया है कि ISI चीफ ने अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी लोगों के 5 सदस्यीय डेलीगेशन से कुछ समय पहले मुलाकात की थी। साथ ही साथ आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाले ऐलान पर चीन का चढ़ गया पारा, कहा इसको तुरंत हटा लो ट्रंप। जी हाँ, अमेरिकी वसूलने जा रहा 54% टैक्स। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के रेसिप्रोकल टैक्स पर चाइना ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने कहा है कि वो अपने निर्यात पर नए अमेरिकी टैरिफ का दृढ़ता से विरोध करता है। चाइना ने गुरुवार को कहा है कि अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाएगा। इस दौरान चाइना ने अमेरिका से इस फैसले को वापस लेने की चेतावनी दी है। इससे पहले ट्रंप ने अमेरिका के मुक्ति दिवस की घोषणा करते हुए बुधवार को चाइना से आयातित उत्पादों पर 34% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। इससे पहले ट्रंप ने पिछले महीने ही चीनी उत्पादों पर 20% टैक्स लगाया था। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के इस नए टैरिफ पर कनाडा ने भी पलटवार कर दिया। अमेरिका से आयात होने वाली इन गाड़ियों पर लगा दिया 25% का टैक्स। जी हाँ, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने गुरुवार को अमेरिका द्वारा लगाए गए नए टैरिफ यानी आयात शुल्क के जवाब में कुछ कड़े कदमों की घोषणा कर दी। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों को वैश्विक व्यापार के लिए एक त्रासदी करार दिया है। कनाडा सरकार ने घोषणा किया है कि वो अमेरिका से आयात होने वाली कुछ गाड़ियों पर 25% टैक्स लगाएगी। हालांकि यह टैक्स केवल उन गाड़ियों पर लागू होगा जो अमेरिका मैक्सिको कनाडा व्यापार समझौते यानी USMCA के नियमों का पालन नहीं करती। इस फैसले के तहत ऑटो पार्ट्स पर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा और मैक्सिको से आने वाले वाहनों को भी छूट दे दी गई है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका की इस नीति से उसको ही खुद नुकसान होगा, इसीलिए उसे अपनी नीतियां बदलनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसमें लंबा समय लग सकता है और ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जी हां, साथ ही साथ बता दें, गौर करने वाली बात दोस्तों यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ से लिस्ट से बाहर क्यों है रशिया और नॉर्थ कोरिया। बोले तो दुश्मनों को मजा दे रहे हैं ट्रंप, लेकिन दोस्तों को दे रहे हैं सजा। टैरिफ लागू करने के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने सहयोगियों को तो झटका दे दिया, लेकिन विरोधियों को राहत दी है। ट्रंप ने जापान, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे कुछ करीबी सहयोगी देशों और ट्रेड पार्टनर्स पर भारी टैरिफ लगाया, जबकि रशिया और नॉर्थ कोरिया को इससे बाहर रखा है। ऐसा कदम ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की विदेश नीति के मुताबिक उठाया गया है। इसमें उन्होंने बार बार सहयोगियों को परेशान किया है और धमकी देते हुए दंडात्मक आर्थिक नीतियां लागू की है, लेकिन पारंपरिक रूप से विरोधियों के साथ अच्छा व्यवहार
किया है, इसके क्या कारण हो सकते हैं दोस्तों, जो भी आपको अंदाजा लगता हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर लालू यादव ने वक्फ बिल पर बीजेपी आरएसएस को घेरा, कहा संसद में मैं नहीं हूं वरना अकेला ही काफी था। जी हां, वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो चुका है और राज्यसभा में भी पास हो चुका है, लेकिन अब लालू यादव का इस पर बड़ा बयान आया है दोस्तों। राज्यसभा में इस बिल के लागू होने से पहले यानी पास होने से पहले आरजेडी अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी और संघ पर हमला बोला। लालू यादव ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि अगर मैं संसद में होता तो सबको अकेले ही देख लेता। उन्होंने लिखा कि संघी भाजपा नादानो, तुम मुसलमानों की जमीनें हड़पना चाहते हो, लेकिन हमने सदा वक्फ की जमीनें बचाने के लिए कड़ा कानून बनाया है और बनवाने में मदद की है। मुझे अफसोस है कि अल्पसंख्यकों, गरीबों, मुसलमानों और संविधान पर चोट करने वाले इस कठिन दौर में संसद में मैं नहीं हूँ, अन्यथा अकेला ही काफी था। दोस्तों, लालू यादव के इस बयान पर आपकी क्या राय है, साथ ही साथ बता दें। 26,000 भर्ती खारिज होने पर ममता बनर्जी के तेवर, कहा अदालत का सम्मान करते हैं लेकिन फैसला स्वीकार नहीं है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में करीब 26,000 टीचरों एवं अन्य स्टाफ की भर्ती को अवैध घोषित किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजनीति तेज हो गई है। इस मामले में भाजपा ने ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा है, तो वहीं सीपीएम का कहना है कि सरकार को तुरंत खाली पद भरने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। इस बीच ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने फैसले पर सवाल उठा दिया। ममता बनर्जी ने कहा, मेरे मन में न्यायपालिका के लिए बहुत ज्यादा सम्मान है, लेकिन हम इस जजमेंट को स्वीकार नहीं कर सकते। ममता बनर्जी ने इस दौरान भाजपा पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहती है कि पश्चिम बंगाल का पूरा एजुकेशन सिस्टम ही ध्वस्त हो जाए। यानी कुल मिलाकर दोस्तों, ममता बनर्जी की बौखलाहट निकलकर सामने आई है। साथ ही साथ सबसे बड़ी खबर बताते हैं, सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, निवेशकों को लगा तगड़ा झटका। जी हाँ, 3 अप्रैल की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी की कीमत में 4,000 रुपए से अधिक की गिरावट अचानक दर्ज की गई है, जबकि सोने के दामों में भी जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला। सोने ने 91,423 रुपए प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर को छूने के बाद भारी गिरावट दर्ज की और ये 88,727 रुपए तक लुढ़क गया दोस्तों। हालांकि फिलहाल ये 90,310 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। चांदी की अगर बात करें तो इसकी कीमत 99,658 रुपए प्रति किलोग्राम के उच्चतम स्तर पर पहुंची थी, लेकिन इसके बाद इसमें भारी गिरावट आई और ये 93,875 रुपए तक गिर गया। फिलहाल चांदी 94,853 रुपए प्रति किलोग्राम पर बनी हुई है दोस्तों। भारी गिरावट देखने को मिली है। अगर विशेषज्ञों की बात करें तो उनका मानना है कि इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ छूट देने का फैसला है। ट्रंप प्रशासन ने भारत से आयात होने वाले कुछ उत्पादों पर 27% का टैरिफ लगाया है, लेकिन सोने और चांदी को इससे बाहर रखा है। इसी कारण निवेशकों में अस्थिरता देखी गई और दाम गिर गए। अगर आप भी मानते हैं वाकई में ये आपके लिए खुशियों भरी खबर है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ये देवी की सारी बड़ी खबरें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।